अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत शेर व शायरी के महफ़िल में बंगला ज़ुबान के एक बहुत ही बड़े और अजीम शायर को हम याद करेंगे, जिन्हें इसी साल हम लोगों ने खो दिया है। बंगला अदब, बंगला साहित्य ऐसे तो बहुत ही रिच लिटरेचर है और बंगला ज़बान ने साहित्य को बहुत सहेजा भी है। बंगला भाषी साहित्य प्रेमी लोग हैं। ये ज़बान साहित्य को पढ़ता है, बरतता है, समझता है, ओढ़ता है और जीवन में साथ रखता है। बंगला ज़बान की एक अलग ये खूबसूरती साहित्य को और भी आगे बढ़ने का हौसला और साहित्य के लिए जीवन में, समय में एक हिस्सा देता है। मैं इसके लिए बंगला ज़बान का आभारी भी हूँ और उसको मुबारकबाद भी देता हूँ। आज बंगला ज़बान के जिस अजीम शायर का ज़िक्र है, जिसे मैं अपनी ख़राज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ, इसमें जयश्री पुरवर जी का नाम ना लिया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि बंगला ज़बान को मैं बंगला ज़बान में पढ़ना, मुझे बंगला ज़बान आती नहीं है। जब उन्होंने कुछ उनके नज़मों को हिंदी में अनुवाद किया और जब मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि ये संघोष बेहद ही बड़े शायर और इस अहद के अजीम शायर हैं। आज हम उनको याद करेंगे। 1932 से 2021 का उनका जीवन काल रहा है, लेकिन लेखक, शायर, आर्टिस्ट, कहानी गो, किस्सा गो कहने वाला कोई भी शख्स वो अपने समय से जागता और सो तो ज़रूर जाता है, उसकी मौत कभी नहीं होती। क्योंकि आज ही देखें, संघोष के जाने के बाद भी हम उनकी नज़मों को पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और उनको याद करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बंगला भाषा के प्रखर कवि व अप्रतिम साहित्यकार संघोष ने अपनी कविताओं में, नज़मों में साफ तौर पे स्पष्ट एवं बेबाक बयानी से काम लिया है। वो बंगला साहित्य ही नहीं, समाज में और उस अपने अहद में और अपने वक्त में उन्होंने इनकलाब पैदा कर दिया था, एक आंदोलन पैदा कर दिया था। संघोष अपनी कविताओं में, अपनी नज़मों में बार बार नए होके आते हैं। संघोष अपनी कविताओं में बार बार नूतन रूप से आए हैं और समाज, समय, देश, व्यक्ति, पृथ्वी के समस्त बहिरंगों को समेटते हुए उनकी कविताओं में तमाम चीज़ें मिलती हैं और बड़े गंभीर और गंभीरता से मिलती है। आज उसी संघोष की चंद नज़मों को मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। जैसे इस धरती पर कभी किसी ने प्रेम नाम का कोई शरण रखा ही नहीं, जैसे कभी किसी ने ताजे ओस को सीने पर लेकर पूरब के समंदर के नीले तट पर पहली नारी को कभी देखा ही नहीं। नारी जो आँखों के कोर में, हृदय तट मूल में दोनों किनारों को सराबोर कर देती है, जैसे कभी कोई गहरी धरती के गहन शिला पर, जैसे कभी कोई गहरी धरती के गहन शिला पर उसके चेहरे को रख आया ही नहीं, जैसे केवल जल खंबे की ओर दौड़ जाते हैं फूल, घर टूट जाता है और रह जाता है सिंदूर का नाम। जैसे केवल जल खंभों की ओर दौड़ जाते हैं फूल, घर टूट जाता है और रह जाता है सिंदूर का नाम, और बार बार बजाता है हर सीने पर बेसुरी ताली। जैसे कभी ऐसे नीरव कोमल पल्लव की तरह कोई नर्म प्रेमिका था ही नहीं, कोई नर्म प्रेमिका था ही नहीं। और एक दूसरी कविता आधी रात शीर्षक है, उन्वान है आधी रात। आज और कोई नहीं है, सोए हुए घर का नीला जल, ठंडी बरामदा की देह पर आधी रात देवता के दीपक में
हाथों पर खेली जा रही है हवा। आज शांत रहकर सोचो, ये रात मृदु जल के तरंगे, बिल्कुल तन्हा पेड़, कभी कभी मैं किसके पास जाऊं, घर की देह पर सो रहा है छाया भरा प्रभावित झरना, वक्षस्थल पर खेली जा रही है हवा, दोनों लोग आसपास, बीच में क्या नहीं है कोई राही, अब खोलें आवरण, देवता का देख लेने दो दोनों आंखें भरकर, ओस के कदमों की आहट, सुदूर अस्थिर जल्दी, सिर्फ बहती जा रही है हवा, आज और कोई नहीं है, कभी कभी किसके पास जाऊं मैं, कभी कभी किसके पास जाऊं मैं। उनकी तीसरी नज़्म बातों के भीतर बातें। संघोष का जो अपना क्राफ्ट है नज़मों का, वो बड़ा अद्भुत है, और बंगला शायरी के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारे नई बातों को आजमाने की कोशिश की और नज़मों को हमेशा नया रखा। शायरी में एक नयापन लाने की कोशिश रही उनकी, और उसमें उन्हें बहुत कामयाबी भी मिली क्योंकि उनके पास पाठक वर्ग बहुत बड़ा था। बातों के भीतर बातें। सभी लोग नहीं, बहुत से लोग बातों के भीतर बातें ढूंढते हैं। सभी लोग नहीं, बहुत से लोग बातों के भीतर बातें ढूंढते हैं। सरल भाषा तुम भूल गए हो, सरल भाषा तुम भूल गए हो, आओ इस वर्षा जल में हम स्नान करें, सोच कर तो देखो जल के भीतर कितनी मुक्ति पथ है। आओ इस वर्षा जल में हम स्नान करें, सोच कर तो देखो जल के भीतर कितने मुक्ति पथ हैं। जो निर्धारित है उसके लिए बैठे रहकर और ज़्यादा बैठे रहकर लगता है अब हृदय ने कुछ राहत पाई है। फिर क्या तुम्हारी अपनी कोई गरिमा भाषा नहीं है? फिर क्या तुम्हारी अपनी कोई गरिमा भाषा नहीं है? एक छोटी सी नज़्म और पेश खिदमत है। नज़्म का उन्वान है नाम। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करो मेरे साथ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करो मेरे साथ, शब्दों को खुल जाने दो, जैसे खुलकर निकल आता है भोर, जैसे जल स्रोत बहुत दूर तक बहा ले जाता है पत्थर। जनवहीन कल ध्वनि के साथ दिगंतक के घर में हम लोगों के नाम मिट जाते हैं चुपचाप, बहुत छिन। टप टप खुला पड़ता है घास के सर से नीला रंग। अब किसी दिन कोई ज़बरदस्ती ना करना मेरे साथ, अब किसी दिन कोई ज़बरदस्ती ना करना मेरे साथ। एक और मुख्तसर नज़्म है देशांतर। उसके बाद रास्ते भर बिना कोई बात किए हम चलते ही रहे, एक देश से दूसरे देश, एक घर्षण से दूसरे घर्षण की ओर। पृथ्वी तो ऐसी ही है, सोचता हूँ जीवित रहना होगा इसी के बीच। इसके बाद रास्ते भर बिना कोई बात किए हम चलते ही रहे, एक देश से दूसरे देश, एक घर्षण से दूसरे घर्षण की ओर। पृथ्वी तो ऐसी ही है, सोचता हूँ जीवित रहना होगा इसी के बीच। बरगद के पेड़ से लटकने वाली जड़ों की तरह हमारे मेरे शरीर को घेर कर कितनी कितनी अभिकता उतर आई है, अवलंबनहीन इतिहासहीन। पृथ्वी तो ऐसे ही है, सोचता हूँ जीवित रहना होगा इसी के बीच। बरगद के पेड़ से लटकने वाली जड़ों की तरह हमारे मेरे शरीर को घेर कर कितनी कितनी अभिकता उतर आई है, अवलंबनहीन इतिहासहीन। उसके बाद भोर के निकलने से कुछ पहले, उसके बाद भोर के निकलने से कुछ पहले सीमांत रक्षक की गोली सीने पर आकर लगी। उसके बाद भोर के निकलने से कुछ पहले सीमांत रक्षक की गोली सीने पर आकर लगी। मृत्यु से ठीक पहले समझ भी नहीं पाया मैं कि अपने शरीर का बलिदान किस देश पर दूं। मृत्यु से ठीक पहले समझ भी नहीं पाया मैं कि अपने शरीर का बलिदान किस देश पर दूं। और ये आखिरी कविता बर्दाश्त कर लें आप। महानीम वृक्ष। ईशान और नैऋत्य के और दोनों हाथ फैलाकर जमीन के ऊपर चेहरा रखकर वो अभी सोया हुआ है निशान के खुले मैदान में, और कोई नहीं है
केवल उसके पीठ की ओर देख रहे हैं लाखों सितारे। हाथों के पंख पर लगी हुई है घास की हरियाली, सीने में गीली मिट्टी थोड़ी सी फफूंद, जैसे कहीं कोई कोमलता नहीं थी। उसके बाद आकाश और धरती का ढक्कन खोलकर निकल आया भोर। आकर देखा जहाँ उसने दोनों पैर रखे हैं वहाँ कल शाम की आखिरी तूफान से गिरा पड़ा है कुतरा हुआ सनातन महानीम वृक्ष। वह जहाँ उसने दोनों पैर रखे हैं वहाँ कल शाम के आखिरी तूफान से गिरा पड़ा है उतरा हुआ सनातन महानीम वृक्ष। सनातन महानीम वृक्ष। शिल्पी। आधी रोशनी रात के चेहरे पर है और आधी अपने ही पास निशब्द है पड़ी। तुम आज भी दिशाविहीन हो, नहीं जानते हो कि सितारे कहाँ मरते हैं या फिर कहाँ जीते हैं। आधी रोशनी रात के चेहरे पर है और आधी अपने ही पास निशब्द है पड़ी। तुम आज भी दिशाविहीन हो, नहीं जानते हो कि सितारे कहाँ मरते हैं या फिर कहाँ जीते हैं। कभी चलकर जाते हो जैसे विशुद्ध वामन, समूची देह सिर्फ शब्दों से घिरी हुई, सिरहाने पर पाकर जागृत वसंत को, या कभी विशाल काय अपने ही प्रेत को, ध्वनि और रंग से मिला हुआ निरंजन श्वास। कुछ उड़कर चले जाते हैं, कुछ पड़े रहते हैं। अपने को क्या जानते हो तुम, कितना जानते हो, इसलिए तुम वही हो जो मीडिया बनाती है तुम्हें। इसलिए तुम वही हो जो मीडिया बनाती है तुम्हें। ध्वनि और रंग से मिला हुआ निरंजन श्वास। कुछ उड़कर चले जाते हैं, कुछ पड़े रहते हैं। अपने को क्या जानते हो तुम, कितना जानते हो, इसलिए तुम वही हो जो मीडिया बनाती है तुम्हें। जय श्री पुरवर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बंगला ज़बान से संग घोष जैसे शायर की इन नज़मों को हिंदी में तर्जुमा किया और हम जैसे उर्दू भाषी, उर्दू पढ़ने और हिंदी जानने वाले भी उनके नज़मों से वाकिफ़ हुए, संग घोष से वाकिफ़ हुए, उसके साहित्य से वाकिफ़ हुए, उनके अदब से वाकिफ़ हुए। उनके बेहतरा नज़्में को पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि संग घोष अपने अहद के बिल्कुल बाकमाल और आँख खुली रखने वाले शायर थे। उन्होंने बहुत सारे सवालात समाज से उठाए हैं जिन पे कुछ कारगर हुए हैं और कुछ अब भी बाकी हैं। हम जैसे साहित्य के पढ़ने और समझने वाले लोगों को इस समाज में जो बुराइयां अभी भी कायम हैं उनके लिए संग घोष जैसे लोगों की कविताओं का पाठ करना चाहिए और हमें उनकी बातों को तब तक फैलाते और ज़िंदा रखना चाहिए जब तक समाज से उन बुराइयों को हम उखाड़ ना पाएँ, हटा ना पाएँ। और इस साहित्यकार का यही एक उसकी श्रद्धांजलि होती है। साहित्यकार अकेले कोई इनकलाब नहीं लाता, जब तक समाज उनके साथ उनकी बातों में हाँ हाँ मिलाता है और एक सफ़र करता है सादगी के साथ, रोशनी के तरफ, शांति के साथ, बेहतरी की तरफ। आज बस इतना तक। मैं दूसरी कड़ी में और भी कुछ नज़में लेके हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़।